प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की एग्जाम्स बहुत अच्छी जा रही होंगी। फिलहाल हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2026 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पर एनालिसिस कर रहे हैं और इस सीरीज में ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन ई के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम लोग उसी में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सेक्शन डी के जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में कॉमन क्वेश्चंस थे, उन तीन क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से तीनों सेट्स में 3 क्वेश्चन कॉमन थे। एक क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था, वो क्वेश्चंस अलग अलग आए थे तीनों सेट में। तो ये फिलहाल हमारे पास में सेट वन है और इसके क्वेश्चन पेपर कोड की बात की जाए तो वो है 34-1। तो फिलहाल हम लोग जो तीन सेट पे डिस्कस करते हैं वो 34-1, 34-2 और 34-3 होता है। आप इस पे जरा ध्यान दें। ये हमारा 34-1 है, 34-2 और 34-3 पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में। हम लोग इन सब बातों पे अभी कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। हम लोगों का काम है अपना बेस्ट देकर आगे निकल जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आगे के पेपर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार होंगे। मैंने सुना कि इंग्लिश की पेपर बहुत अच्छी गई है बच्चों की, आपके भी अच्छे गए होंगे। तो चलिए हम लोग सेक्शन डी के कॉमन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो आप सबने एक्सपीरियंस करा है सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चंस के सेट थे और सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस कॉमन थे। ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, इसमें 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन और ये 34 नंबर क्वेश्चन। ये 32, 33 और 34 जो थे, ये तीनों ही सेट में कॉमन थे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। सेट वन में जो ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये सेट टू में 34 नंबर पे था और सेट थ्री में 33 नंबर पे था। तो हम लोग इसी से स्टार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 5 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 180. Find the original duration of the tour and daily expense. तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंसेस। जो चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही होती है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं इस तरीके के लीनियर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन में। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन को हम लोग एक एंटिटी कंसिडर कर लेते हैं और डेली एक्सपेंस को हम लोग एक एंटिटी कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन को हम लोग सपोज एक्स डेज कंसिडर करते हैं और एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस को हम लोग सपोज वाई रुपीज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नजर आता है वो ये है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 5400 है। ठीक है, इससे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे जा करके हम लोग करेंगे जैसा हमारी जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि टूर को एक्सटेंड कर दिया गया है 5 days से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बजट को चेंज नहीं करते हैं और अगर दिन की संख्या बढ़ाते हैं तो हमें एक्सपेंस को घटाना होगा, तभी हम उसी बजट में टूर का आनंद ले पाएंगे। तो अब क्या है, अब हमारा जो ड्यूरेशन है वो x+5 days हो गया है और जो एक्सपेंस है डेली का वो y-180 हो गया है। तो अब यहाँ से हमारे पास में जो इक्वेशन क्रिएट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे x+5 होना चाहिए।
एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 180 इज इक्वल टू अमाउंट अनचेंज्ड है 5400। तो यहाँ से x इंटू वाई करें हम लोग तो ये हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस 5y माइनस 180x माइनस 900 इज इक्वल टू 5400। ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 5400 है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ये 5400 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 5315 एंड 35630 माइनस 36x माइनस 180 इज इक्वल टू जीरो। और हम लोग y की वैल्यू को यूज कर लेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 5400 बाई एक्स। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5400 बाई एक्स माइनस 36x माइनस 180 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से इक्वेशन क्रिएट होता है 5400 माइनस 36x स्क्वायर माइनस 180x इज इक्वल टू जीरो। क्या कुछ कॉमन है? 9 सब में कॉमन है, 4 बचता है, 4 से भी ये कट जाना चाहिए। ओके, तो हम लोग 36 को कॉमन ले सकते हैं, 9 से ये कैंसिल होता है 600, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 एंड 4 5x इज इक्वल टू जीरो। माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 150 है, 10 एंड 15 में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट टू ऑब्टेन दिस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से x प्लस 15 एंड x माइनस 10 आता है तो x इज इक्वल टू 10 आएगा, क्योंकि माइनस 15 इज नॉट पॉसिबल। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप स्टेप्स समझ रहे हैं कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 की वैल्यू यहाँ से आती है, और हम लोग अगर इस इक्वेशन में y के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 540। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये तो सीधी सी बात है कि 540 इंटू 10 करेंगे तो 5400 आ जाएगा। तो फॉर नंबर ऑफ डेज x एंड पर डे एक्सपेंस y 5400 हम लोग को मिल गया है यहाँ पे। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 दिन से अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, तो इसे 180 से घटाना पड़ेगा, 180 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360 इंटू 15। तो 360 इंटू 15 में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 5400 हो रहा है कि नहीं। 90 0 9 15 345 एंड ये 5400। तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन के हिसाब से ये हमारा आंसर सही है। तो ये तो था कि 32 का ए नंबर क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने करा है तो उसके लिए। अगर आपने 32 के बी नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जरा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। The total cost of a certain piece of cloth was rupees 2100. During a special sale time, the shopkeeper offered 2 meter extra cloth for free, thus reducing the price of cloth per meter by rupees 120. What was the original per meter price of cloth and its length? तो जो फाइंड करना है उसे ही हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे। हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है ओरिजिनल पर मीटर प्राइस ऑफ क्लॉथ एंड इट्स लेंथ। तो मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो है सपोज एल मान लेते हैं, और पर मीटर प्राइस प्राइस पर मीटर हम लोग मान लेते हैं सपोज आर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इंटू आर जो होगा वो हो जाएगा 2100। ओके, अब यहाँ से हम लोग एल और आर का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखेंगे आगे कैसी जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। शॉपकीपर ऑफर 2 meter एक्स्ट्रा क्लॉथ एंड प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 120।
तो लेंथ आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका बजट अगर यही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्राइस भी कम करना पड़ेगा। तो अब क्या है, हमारे पास में लेंथ हो गया है 2 मीटर एक्स्ट्रा, तो L+2 हो गया। और प्राइस को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया है 120 से। और टोटल प्राइसिंग अभी भी हमारी 2100 की है, तो L इंटू आर करेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू आर, LR+2R -120L -240 इज इक्वल टू 2100। LR की वैल्यू 2100 है और इधर भी 2100 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2R -120L और -240 में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R -60L -120 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा 2100 बाई L। तो R की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, R इज इक्वल टू 2100 बाई L -60L -120 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 2100 -60L² -120L इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से 60 को कॉमन ले सकते हैं क्या? पहले देखें, एक 0 तो कॉमन हो गया, अब 6 बचा। 6 में हम लोग यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये 70 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे ये 35 हो जाएगा। ओके, ले सकते हैं। तो ये हो गया, एक 0 कैंसिल हुआ, 6 से 3 कॉमन लिए तो 70 एंड 2 कॉमन लिए 35 माइनस L²। माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं, -60 को, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 6 2 12 इज इक्वल टू 0। और अब हमारे पास में इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया है, L² + 2L -35 इज इक्वल टू 0। -35 है मतलब, और यहाँ पे 2 प्लस में है मतलब 7 और 5 में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। L² + 7L -5L -35 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा L+7 एंड L-5। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा L इज इक्वल टू 5, क्योंकि 7 माइनस में आ जाएगा जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। तो L इज इक्वल टू अगर 5 होता है तो 5 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 542420। तो यहाँ से हमारा R हो जाएगा, R शायद रुपीज़ है, ओके, 420। तो ये है हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चेक कर लें एक बार हम लोग। L और R दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 एंड 5 4 2100 इट्स ओके। और जब हम लोग L को बढ़ाते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 7, और इसको घटाना होगा 120 से तो ये हो जाएगा 3। तो 300 इंटू 7 2100, यस, ये हमारा सही आंसर है। चलिए, तो हम लोगों ने 32 नंबर को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। In the given figure, TP and TQ are tangents to a circle with center M, touching another circle with center N at A and B respectively. It is given that MQ is equal to 13 centimeter. ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ओके, तो ये हमारा आउटलाइन बन गया है। यहाँ पे T पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहाँ पे B, A एंड दिस वन इज P। यहाँ पे सेंटर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और इस सेंटर का नाम है M, इस सेंटर का नाम है N, और यहाँ से भी इसको ज्वाइन किया गया है। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है।
and this one is also a perpendicular drawn here. और एक यहाँ पे इस तरीके से, भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है, इसका नाम नहीं दिया गया। ओके, ये 13 है, दिस वन इज 8, टीपी इज 80 सेंटीमीटर। टीपी की वैल्यू दी गई है हमें 80 सेंटीमीटर। नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। एम क्यू बी एन, इसकी हमें बतानी है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ये एम क्यू बी एन, ये बताना है कौन सा है। तो क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये 13 है और ये 8 है, इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकता है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रेपीजियम होगा। तो एम क्यू बी एन इज अ ट्रेपीजियम, सो दिस वन इज अ ट्रेपीजियम। इज एम एन पैरेलल टू पी ए। एम एन, एम एन पैरेलल टू पी ए, नहीं, ये पैरेलल तो नहीं हो सकता है सेम, जिस कारण से बी क्यू और एन एम पैरेलल नहीं है, उसी कारण से एम एन और पी ए भी पैरेलल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, एंड इफ दिस वन इज 8 सो दिस वन इज ऑल्सो 8, क्योंकि ये एक सर्कल का रेडियस है। तो अगर ये 13 है और ये 8 है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो डिस्टेंस क्योंकि पी पॉइंट से एम पॉइंट का और ए पॉइंट से एन पॉइंट का इक्वल नहीं है, एंड हेंस एम और एन को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो पी और ए को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल नहीं होगा। सो दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो हम लोग कहेंगे एम एन इज नॉट पैरेलल टू पी ए, और कारण मैंने आपको बता दिया, सिंस एम पी इज नॉट इक्वल टू एन ए। एन एन ए इज नॉट इक्वल टू, फाइंड लेंथ टी बी। टी बी, इस लेंथ को निकालना है हमें। तो ये लेंथ कितना होगा? ओके, तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। क्यों? तो आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। तो ये एक टेंजेंट है हमारे पास में, इसमें हम लोगों ने दो, ये एक सर्कल है हमारे पास में, इसमें हम लोगों ने दो टेंजेंट ड्रॉ करा है, एक टी पी और एक टी क्यू। टी पी और टी क्यू दोनों की लेंथ सेम होगी। सो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, एंड टी क्यू कैन बी रिटन एज टी क्यू can be written as TB plus BQ. So TB plus BQ is equal to 80 सेंटीमीटर, एंड TB हमें फाइंड करनी है। तो TB is equal to हम लोग लिख सकते हैं 80 minus BQ, and BQ is given 35. So this is equal to 80 minus 35. This is 45 सेंटीमीटर। So TB is equal to 45 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड लेंथ MN। MN, एम एन, इस लेंथ को निकालना है हमें। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में अब काम कर लेंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अब हम लोग काम कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है जहाँ पे ये एम है, ये एन है, और इसका हम लोग एक नाम दे देते हैं, सपोज एस। तो इन ट्रायंगल एम एन एस हियर इट इज 90 डिग्री। तो हमें एम एस की जरूरत पड़ेगी। एम एस इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एस क्यू। एस क्यू विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है,
ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो ये एक इस रेक्टेंगल क्रिएट होगा। तो ये अगर एक रेक्टेंगल है तो इसमें एस क्यू की वैल्यू एन बी की वैल्यू के बराबर होगी। तो एस क्यू एन बी इज इक्वल टू 8। सो एम एस इज इक्वल टू 13 - 8 इज इक्वल टू 5। तो ये हमें पता चल गया है 5, ये हमें पता है 35। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एम एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन एस स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर। क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इस लाइन को, तो ये लाइन हमारा बेस हो जाएगा, या अगर आप इसको बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप किसको क्या कंसिडर करते हैं। चाहे जो भी कंसिडर करें, ये लाइन तो हमारा हाइपोटेनस है। तो क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से एन एस स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एन एस इज इक्वल टू है और 35 और 5। ओके, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर इज 1225 प्लस 25 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1250। 1250 का मतलब हो गया 25 × 5 × 10। ओके, 25 × 5 × 10 इज 50। 25 × 2 तो दिस वन इज 25 √2 सेंटीमीटर एम एन इज। तो ये हमारा एम एन का वैल्यू आ गया। फाइंड द लेंथ एम एन। ओके, इतना ही चीज इसमें पूछा गया था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे। जो 34 नंबर का क्वेश्चन सेट 1 में था, यही सेम क्वेश्चन सेट 2 में 32 नंबर पे था और सेट 3 में भी 32 नंबर पे था। ओके, और ये जो क्वेश्चन था, ये 33 नंबर क्वेश्चन जो सेट 1 में था, ये क्वेश्चन सेट 2 में 35 नंबर पे था और सेट 3 में भी 35 में था। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेट 1 का 34, सेट 2 और सेट 3 का 32। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground level. ओके, तो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर के हाइट पर एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है। चलिए, तो ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर होगा क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है। 60 मीटर above the ground level, Ravi standing at the roof of the house is holding the string straight and observes the angle of elevation of kite as 30 डिग्री। ओके, तो कोई रवि हैं जो एक छत पे खड़े हैं किसी बिल्डिंग के, और यहाँ से ये इसको ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी हाइट जो भी हो, ये उन्हें नज़र आता है 30 डिग्री के एंगल पे। तो ये एंगल है 30 डिग्री का। और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बेस है सपोज फुट ऑफ द बिल्डिंग, और यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल है। ये हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं सपोज एम। तो यहाँ से एंगल बोल रहा है 45 डिग्री का। ओके, दैट्स व्हाई दिस वन इज 60 kg। तो उसी तरीके से एफ जी भी 60 मीटर हो जाएगा, और अगर एफ जी 60 मीटर होता है तो बी एम भी 60 मीटर हो जाएगा। देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि ये निकालनी है हमें बी के, और बी के निकालनी है पहले हमें
ये बी के निकालनी है, और क्या निकालना है, हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, और ये निकालना है। ओके, तो अगर हम लोग काम करें ट्रायंगल बी एम के में, तो ट्रायंगल बी एम के में अगर हम लोग काम करें, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बी एम बाई बी के। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बी एम बाई बी के। सो बी के इज इक्वल टू बी एम बाई cos 30 डिग्री, एंड बी एम इज 60 बाई cos 30 डिग्री इज √3/2। तो 2 को यहाँ लिख लें और √3 को यहाँ लिख लें। √3 को रैशनलाइज कर दें, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3 by √3 into √3 is 3 and this one is 20, so this is 40 √3। √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, so this one is 17 4 68 69 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 69.2 मीटर is the length of a string, 69.2 मीटर। एंड नाउ द हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, ये इस हाइट को निकालनी है। इस हाइट को निकालने के लिए हम लोग ये निकालेंगे के एम निकालेंगे और उसको के जी से माइनस कर देंगे। तो के एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan लेंगे। तो सेम ट्रायंगल बी एम के में हम लोग काम करेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू के एम बाई बी एम, एंड के एम इज इक्वल टू बी एम tan 30 डिग्री, and this one is bm tan 30 डिग्री इज 1/√3। bm की वैल्यू यूज कर ले, bm इज 60, तो 60/√3। ओके, तो अब km की वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे kg से, सो वी विल गेट mg। सो नाउ mg इज इक्वल टू kg माइनस km इज इक्वल टू 60 माइनस 60/√3। सो हम लोग अगर 60 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 -1/√3, और √3 को अगर रैशनलाइज कर लें, तो ये हो जाएगा 60√3/3 इंटू √3 -1, ये हो गया 20। सो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू 20 √3 इंटू √3 -1। 2 बार √3 का वैल्यू यूज करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको हम लोग 3 माइनस √3 लिख दें, 3 को अंदर में मल्टीप्लाई करके। So this will be 20 into 3 minus 1.73, and this is 20 into, ये हो जाएगा 27 and 1 1.27, and this will be 24 and 125 254, and यहाँ पे पॉइंट ये मीटर में। सो एम जी इज इक्वल टू 25.4 मीटर, और यही हमारा इसका है बी एफ का वैल्यू इज इक्वल टू बी एफ 25.4। So this one is 25.4 meter, and this one is 69.2 meter। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 30 सेक्शन डी के 3 कॉमन क्वेश्चंस जो तीनों सेट में कॉमन थे, उन तीनों को हम लोगों ने सॉल्व करा, और ये मेरे ख्याल से आसानी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन तीनों क्वेश्चन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इतनी ही आसानी से इन तीनों क्वेश्चन को, तीनों क्या, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करा होगा, और आंसर भी आपके सही आए होंगे। आपकी आगे जो भी अभी एग्जामिनेशंस पेपर्स बाकी हैं, उन सब के लिए मेरी
बेस्ट विशेस आपके साथ में, आपकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से जाए। आप लोग खूब सारा मेहनत किए हैं पूरे साल भर, और उसका नतीजा बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में।